हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अनीशा, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर। और आज मैं स्टार्ट करने वाली हूं आपकी क्लास 12 की जो इलेक्टिव बुक है विच इज़ कलाइडोस्कोप, उसकी पोम नंबर 6 द वाइल्ड स्वॉन्स एट कूल। इस पोम का डीप एक्सप्लेनेशन, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, समरी, क्वेश्चन एंड आंसर्स सब कुछ वीडियो फॉर्म में प्रेजेंट करके मैं आपको दे चुकी हूँ। और आज मैं स्टार्ट करूंगी इसी पोम के MCQs यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सो लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। Question number 1. Who is the poet of the poem The Wild Swans at Cool? ये जो हमारी पोम है The Wild Swans at Cool, इसके पोएट कौन है? आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं और इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन होगा उससे आपको करना है टिक मार्क। सो ऑप्शन नंबर A इज कमला दास, B जॉन मिल्टन, C W.B. यीट्स या D विलियम ब्लेक। तो क्लियरली जब हमने ये पोम कवर करी थी तो हमने पढ़ा था ऑप्शन नंबर C W.B. यीट्स के बारे में, और इनके बारे में थारो इंट्रोडक्शन भी हमने कवर किया था। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर C इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोम? ये जो पोम है द वाइल्ड स्वॉन्स एट कूल, इसकी थीम क्या है, यानी किस पर्टिकुलर चीज के ऊपर पूरी पोम रिवॉल्व कर रही है? सो ऑप्शंस हैं A ह्यूमन लाइफ, यानी इंसानों की लाइफ जो कभी रुकती नहीं है, यानी कि अगर एक इंसान पैदा हुआ है तो वो बड़ा होगा, फिर वो एक अडल्ट होगा, धीरे धीरे उसकी उम्र घटेगी, घटती उम्र के साथ उसकी एनर्जी, लाइफ में उसका एंथुजियाज्म, सब कुछ घटते घटते और फाइनली एंड में उसकी डेथ हो जाएगी। तो बेसिकली ह्यूमन लाइफ इस ग्राफ के साथ शुरू होती है और फिर धीरे धीरे डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाती है, क्योंकि इंसान की एनर्जी, हैप्पीनेस, फ्रीडम, एंथुजियाज्म सब उम्र के साथ घटता है। बी ब्यूटी ऑफ नेचर, नेचर की ब्यूटी के बारे में। यहाँ पे बेसिकली छोटी मोटी नेचर की ब्यूटीफुल चीज़ों को डिस्क्राइब जरूर किया गया है, लेकिन जो पूरी पोम की थीम है वो नेचर की ब्यूटी को नहीं डिस्क्राइब कर रही, वो डिस्क्राइब कर रही है ह्यूमन लाइफ को। क्यों ह्यूमन लाइफ को? क्योंकि जितने भी स्वॉन्स हैं जो वहाँ पे झील के किनारे, लेक के किनारे स्विम कर रहे हैं, तो पोएट जब उनको देखते हैं तो उनको काउंट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है। जितनी स्वॉन्स यानी हंसों के जोड़े हैं सब वहाँ पे एनर्जेटिक हैं, एंजॉय कर रहे हैं, कभी हवा में उड़ने लगते हैं, कभी वाटर में वहीं पे स्विमिंग कर रहे हैं, जो उनका मन कर रहा है वो कर रहे हैं। 19 साल बाद, 19 ईयर्स बाद जब पोएट वापस उसी झील के किनारे आते हैं तो वो देखते हैं कि उनमें उनकी उम्र कितनी ढल चुकी है, उनमें एनर्जी कितनी कम है, उनके अंदर वो फ्रीडम नहीं बची कि उनको जहाँ जाना है वो वहाँ जाएं। लेकिन वहीं अगर वो कंपेयर करें खुद को उन स्वॉन्स से, उन हंसों से, तो वो आज भी उतनी ही एनर्जेटिक है, आज भी उतनी ही हैप्पी दिख रही थी पोएट को। सो इट वॉज ऑल अबाउट ह्यूमन लाइफ। एनिमल लाइफ सिर्फ एनिमल्स की जिंदगी के बारे में मेंशन किया गया क्या? कुछ ऐसा सच नहीं। सेव वाटर, पानी बचाओ, क्या इसके बारे में कुछ मेंशन करा गया क्या पोम में? ऐसा कोई सा भी स्लोगन या थीम नहीं मेंशन है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर A is the right option to this question, human life. Next, which season is mentioned in the beginning of the poem? जब आपकी पोम बिगिन होती है, यानी कि जब आपकी पोम स्टार्ट होती है, स्टार्टिंग में कौन से सीजन को मेंशन किया गया है यहाँ पे? सो ऑप्शंस है A समर सीजन, B ऑटम सीजन, C विंटर सीजन या D रेनी सीजन। तो बिल्कुल क्लियरली ऑटम सीजन को मेंशन करा गया है पोम के स्टार्टिंग में कि ऑटम सीजन वो सीजन होता है जिसको पतझड़ का महीना भी कहते हैं, जिसमें क्या होता है पेड़ की सारी लीव सूख के येलो कलर की हो जाती है और गिर जाती है। तो ये बिल्कुल क्लियरली मेंशन किया गया कि जो फॉरेस्ट के जो पाथ है, जो वुडलैंड का, जो जंगल का जो रास्ता है, वो बिल्कुल सूखी हुई पत्तियों से ढक गया था। तो वो इसीलिए ढका था क्योंकि वो ऑटम सीजन के बारे में यानी पतझड़ के महीने को डिस्क्राइब कर रहे थे। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर B इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, अंडर द अक्टूबर ट्वाइलाइट द वाटर डैश कंप्लीट द लाइन्स ऑफ द पोम। आपकी पोम की एक लाइन यहाँ पे गिवन है और आपको बोला गया है कि आपको उस लाइन को कंप्लीट करना है। सबसे पहले तो ट्वाइलाइट का मतलब समझो कि ट्वाइलाइट क्या होता है। जब सूरज ढल जाता है शाम में और उसके बाद अब भी सन के सेट होने के बाद अब भी आसमान हल्का हल्का येलोइश ऑरेंजिश कलर का होता है और अभी अंधेरा नहीं हुआ होता है, तो वो जो लाइट होती है उसे हम ट्वाइलाइट कहते हैं। तो यूजुअली अक्टूबर के महीने की यहाँ पे बात करी गई है कि अक्टूबर का महीना है और ट्वाइलाइट यानी कि उस लाइट के बारे में मेंशन करा गया है कि जो सूरज के ढलने के बाद हल्की हल्की आसमान में थी। तो कह रहे हैं कि आसमान में वैसी ट्वाइलाइट थी
द वाटर डैश, और नीचे वाटर था यानी कि वो लेक था। तो हमने जैसे कि पोम पढ़ी हुई है तो हमें मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे क्या आंसर आएगा। फिर भी हम एक बार ऑप्शंस पढ़ते हैं। द वाटर वॉज वेरी कूल, पानी बहुत ठंडा था, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है आपकी पोम में। हैड मेनी स्वॉन्स, उसके अंदर बहुत सारी स्वॉन्स थी। ये स्वॉन्स तो थी लेकिन ये लाइन आपकी पोम में नहीं है ऐसी। लुक्ड मिस्टीरियस, पानी बहुत मिस्टीरियस यानी रहस्यमय दिख रहा था, तो ऐसा कुछ भी मेंशन्ड नहीं है आपकी पोम में। मिरर्स अ स्टिल स्काई, यस एग्जैक्टली यही वो लाइंस हैं जो आपकी पोम में है कि अक्टूबर ट्वाइलाइट पे, यानी कि वो जो लाइट है आसमान में, उस आसमान की लाइट में जब नीचे जो पानी है नीचे उस पे वो रिफ्लेक्शन आ रहा है, यानी कि मिरर्स अ स्टिल स्काई। स्काई बिल्कुल स्टिल है यानी बिल्कुल काम है, बहुत शांत है, हल्की हल्की येलो येलो लाइट्स है, नीचे पानी है और आसमान को मिरर कर रहा है नीचे वाटर, यानी कि आसमान की रिफ्लेक्शन नीचे वाटर में आ रही है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, हाउ मेनी स्वॉन्स डिड द पोएट काउंट? पोएट ने 2 बार काउंटिंग करी थी सारी स्वॉन्स की जो उधर झील किनारे तैर रही थी। सबसे पहले पोएट ने जब काउंट करी थी सारी स्वॉन्स को तो वो नहीं काउंट कर पाए थे क्योंकि सारी जो स्वॉन्स थी एकदम उड़ उड़ के उनके सर के ऊपर से निकल गई। फिर 19 साल बाद 19 ईयर्स बाद जब पोएट ने पूरी स्वॉन्स काउंट किया, बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करी एक एक स्वॉन को, तो उन्होंने टोटल कितनी स्वॉन्स काउंट करी थी? ऑप्शंस है 49 स्वॉन्स, बी 59 स्वॉन्स, सी 39 स्वॉन्स या डी 79 स्वॉन्स। तो बिल्कुल क्लियरली आपकी पोम में दिया हुआ है कि 59 स्वॉन्स जो है पोएट ने काउंट करी। 9 एंड 50 यानी 9 एंड 50 स्वॉन्स यानी 9 + 50 यानी 59 स्वॉन्स थी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स डिड द पोएट काउंट द स्वॉन्स अगेन? क्लियरली जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि पोएट ने जब पहली बार स्वॉन्स काउंट करी थी तो वो पूरी अपनी काउंटिंग कर नहीं पाए थे क्योंकि स्वॉन्स एकदम उड़ने लग गई, इधर उधर दौड़ने भागने लग गई। लेकिन फिर दोबारा 19 साल बाद यानी 19 ईयर्स के बाद उन्होंने अपनी काउंटिंग वापस करी कि मैं पूरी काउंट करूं कितनी स्वॉन्स है। तो जब उन्होंने काउंट की थी सेकेंड टाइम तो 59 स्वॉन्स थी। तो 19 ईयर्स बाद उन्होंने सेकेंड टाइम काउंट की थी। सो ऑप्शन है 20 ईयर्स, बी 90 ईयर्स 90 साल, नो 90 तो बिल्कुल भी नहीं थी, 10 years नो, 19 years yes। तो 19 साल बाद उन्होंने काउंट की थी। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, was poet successful in counting all the swans in his first attempt? जो हमारे पोएट हैं जब उन्होंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट यानी पहली बार में जब सारी स्वॉन्स को काउंट करने की कोशिश की थी तो क्या वो सक्सेसफुल थे? क्या वो पहली बार में सारी स्वॉन्स काउंट कर पाए थे? नहीं, वो नहीं कर पाए थे। क्यों? क्योंकि सारी स्वॉन्स जो थी वो एकदम से उठी और उड़ने लग गई, वहीं पे अपने विंग्स को बहुत तेज तेज बीट करने लगी, कुछ आसमान में उड़ने चली गई। तो वो फर्स्ट टाइम में अपनी सारी स्वॉन्स को काउंट नहीं कर पाए थे। सो ऑप्शंस है यस, नो, मे बी यानी शायद, कांट से यानी कह नहीं सकते। तो बिल्कुल क्लियरली पोम में बोला है पोएट ने कि फर्स्ट टाइम में वो काउंट नहीं कर पाए थे क्योंकि ऑल द स्वॉन्स दे माउंट यानी थोड़े से उठे और उड़ने लग गई, बेल बीटिंग्स करने लग गई थी अपनी विंग्स से। सो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नो, यानी कि वो नहीं कर पाए थे पहली बार में। नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ साउंड डिड पोएट मेंशन फॉर स्वॉन्स? जब पहली बार में पोएट ने अपनी सारी स्वॉन्स को काउंट कर रहे थे तो क्या साउंड पोएट ने मेंशन किया है स्वॉन्स के बारे में कि कैसा साउंड स्वॉन्स जो थी वो निकाल रही थी? सो ऑप्शंस है बेल बीट ऑफ विंग्स यानी जैसे ही पहली बार 19 साल पहले जब पोएट सारी स्वॉन्स को काउंट कर रहे थे तब वो फटाफट एकदम उठी और बेल बीट ऑफ विंग्स करने लग गई, यानी कि ऐसा लग रहा था अपनी सारे विंग्स अपने पंख को जोर जोर से फड़फड़ाने लग गई जैसे कि कोई बेल बजना स्टार्ट हो गई हो। तो ये चीज बिल्कुल क्लियरली आपकी पोम में मेंशन्ड है। चॉपिंग साउंड, चॉपिंग साउंड बोला था क्या स्वॉन्स को लेके हमारे पोएट ने? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि चॉप तो बर्ड्स करती हैं, जो छोटी छोटी बर्ड्स आसमान में होती हैं वो चॉप करती है, तो उनका ये साउंड यहाँ पे मेंशन नहीं हुआ है।
विस्लिंग साउंड यानी सीटी बजाने वाला साउंड, क्या कुछ ऐसा साउंड मेंशन किया है पोएट ने हमारी स्वॉन्स के लिए? नो, नॉट एट ऑल, नन ऑफ द अबव, यानी इनमें से कोई नहीं। तो ये तो बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि हमें हमारा आंसर मिल गया है, विच इज ऑप्शन नंबर ए, बेल बीट ऑफ विंग्स। नेक्स्ट, Why is the poet's heart sore now? अब 19 साल बाद जब पोएट वापस उस झील किनारे, उस लेक के किनारे खड़े हुए हैं, तो पोएट का हार्ट सोर क्यों हो गया है? सोर यानी फिल्ड विथ पेन, यानी पोएट का दिल दर्द से, तकलीफ से, पेन से क्यों भर गया है? सो ऑप्शंस हैं, बिकॉज हिज काउंटिंग वाज इनकरेक्ट, क्योंकि उन्होंने जो काउंटिंग करी थी पूरी स्वॉन्स की वो इनकरेक्ट थी, यानी कि गलत थी। तो ऐसा तो कुछ नहीं है, उन्होंने बिल्कुल क्लियरली काउंट की थी, 59 काउंट्स, 59 स्वॉन्स थी, बस इसमें दिल में दुख दर्द करने वाली कोई बात ही नहीं थी। बिकॉज दीज स्वॉन्स आर एनर्जेटिक एंड विद डिक्रीजिंग एज पोएट हैज लॉस्ट हिज एनर्जी। दिस कैन बी एन आंसर। पोएट का दिल बहुत ज्यादा पेन से इसीलिए भर गया है क्योंकि 19 साल पहले जब पोएट वहां खड़े हुए थे तो उन्होंने सारी स्वॉन्स को काउंट किया, वो भी बहुत एंजॉय कर रही थी, खुद भी वो काफी एनर्जेटिक फील कर रहे थे। लेकिन 19 साल बाद उसी झील किनारे जब पोएट वहां खड़े हुए तो उन्होंने सारी इस बार स्वॉन्स काउंट तो कर ली, लेकिन उनको ऐसा फील हुआ कि ये जो स्वॉन्स हैं ये कितनी एनर्जेटिक हैं, जब इनका मन कर रहा है आसमान में उड़ रही हैं, जब मन कर रहा है पानी में स्वे कर रही हैं, ये लोग कितनी खुश और कितनी एनर्जेटिक दिख रही हैं। मैं यहाँ 19 साल बाद कितना बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी ढलती उम्र के साथ मेरे अंदर एनर्जी, मेरे अंदर फ्रीडम, कहीं भी जाने आने की सब खत्म हो रही है। इसलिए पोएट का दिल जो है सोर हो गया, यानी पेन से भर गया है। बिकॉज द स्वॉन्स हैव लेफ्ट द प्लेस, पोएट का दिल इसलिए दर्द से भर गया है क्योंकि 19 साल बाद जब वो यहाँ आए हैं तो स्वॉन्स ने वो जगह छोड़ के चले गए, यानी जो स्वॉन्स थी उन्होंने अपनी जगह बदल ली। तो ऐसा कुछ था नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो तो आए 19 साल बाद, उन्होंने देखा वहां पे स्वॉन्स थी और उन्होंने इस बार पूरी काउंट भी करी। ऑल ऑफ द अबव हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि हमें हमारा आंसर मिल गया विच इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, इन द वाइल्ड स्वॉन्स एट कूल trod with a lighter tread refers to the time। अब ये जो पोम है आपकी द वाइल्ड स्वॉन्स एट कूल, इसमें एक लाइन है trod with a lighter tread refers to the time, यानी जब ये लाइन यूज हुई है पोम में trod with a lighter tread, तब ये कौन सा समय, कौन सा टाइम, कौन सा वक्त दर्शा रहे हैं हमारे पोएट। तो ट्रॉड विद अ लाइटर ट्रेड का मतलब ये होता है कि जब आप ट्रॉड कर रहे हो यानी कि आप किसी के ऊपर पैर रख के आगे निकल जा रहे हो, ट्रेड कर रहे हो, बेसिकली कहीं ना कहीं लाइटर यानी हल्का सा, लाइटर यानी हल्का सा सामने वाले को कुचल के जैसे चले जाते हो, उसे हम ट्रेड कहते हैं। तो पोएट बेसिकली यहाँ पर उस टाइम को रेफर कर रहे हैं, उस टाइम को दर्शा रहे हैं जब 19 साल पहले वो पहली बार इस झील के किनारे आए थे और यहाँ पे स्वॉन्स काउंट कर रहे थे। और जब उन्होंने अपनी काउंटिंग स्टार्ट करी तब अभी उनकी काउंटिंग खत्म भी नहीं हुई थी और सारी स्वॉन्स उठी और अपने विंग्स झटपटाने लगी, उधर उधर व्हीलिंग करने लगी, यानी गोल 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 घूमने लगी, पानी में फड़फड़ाने लगी, तो उनकी काउंटिंग कंप्लीट नहीं हुई। तो बेसिकली ये वो टाइम है पोएट की लाइफ का जब वो काफी यंग थे, काफी एनर्जेटिक थे, उनमें काफी एंथुजियाज्म था, लाइफ को जीने की काफी इच्छा थी। ये वो टाइम दर्शा रहे हैं, तब का टाइम है, क्योंकि तभी तो ये टाइम था जब स्वॉन्स के बारे में ये बात उन्होंने बताई थी कि वो ट्रॉड करके, यानी कि जब मैं अपनी काउंटिंग कंप्लीट भी नहीं करी तो वो सब झटपटाने लगी अपनी विंग्स और मेरे सर के ऊपर ट्रॉड करके, जैसे मेरे सर को लाइटर फॉर्म में हल्का सा मेरे को जैसे कुचल के मेरे सर के ऊपर से उड़ के निकल गई। तो ये तब का टाइम है जब पोएट काफी यंग थे, काफी एनर्जेटिक थे, ये वो टाइम रेफर हो रहा है। तो ऑप्शन देखते हैं। व्हेन द पोएट वाज कन्फाइंड अप इन हिज हाउस, ये वो टाइम है जब पोएट अपने घर में कन्फाइंड यानी बंद के अंदर ही एक ही घर में एक ही जगह रहते थे, क्या ये वो टाइम है? नहीं, ये वो टाइम नहीं था और ऐसा कुछ मेंशन भी नहीं है आपकी पोम में। When the poet was young and carefree, जब पोएट काफी यंग थे 19 साल पहले, केयरफ्री यानी दुनिया की कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, क्या ये वो टाइम है? Yes, we can say that. When the poet's children counted the swans, क्या ये वो टाइम है जब हमारे पोएट के चिल्ड्रन, पोएट के बच्चे स्वॉन्स काउंट कर रहे थे? तो ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है, पोएट के बच्चों के बारे में कुछ मेंशन नहीं है आपकी पोम में। When the swans flew
एनर्जेटिकली, या ये वो टाइम है जब स्वॉन्स एनर्जेटिकली उड़ के चली गई थी। तो एनर्जेटिकली उड़ी तो थी लेकिन ट्रॉड करके, यानी उनके सर को कुचल के, उनके सर पे जैसे उनको हल्का सा कुचल के निकल गई। तो बेसिकली ये वो टाइम है पोएट की लाइफ का जब वो काफी यंग एंड काफी केयर फ्री थे, उनको कोई फिक्र नहीं थी, काफी यंग और एनर्जेटिक फील करते थे। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, हु आर द टू कंपेनियंस ऑफ द स्वॉन्स? स्वॉन के दो कंपेनियंस यानी कि फ्रेंड्स कौन है? कौन सी ऐसी दो चीजें जो स्वॉन की कंपेनियंस है यानी फ्रेंड्स हैं? तो बेसिकली स्वॉन दो जगह रहती है, एक तो पानी में यानी लेक में या उस स्ट्रीम में रहती है, या उड़ती है कहाँ? एयर में, हवाओं में, आसमान में। तो बेसिकली पोम में बोला गया है कि स्वॉन के दो कंपेनियंस हैं यानी दो फ्रेंड्स हैं जिनके साथ वो रहती है, या तो पानी यानी वाटर जिसमें वो स्विमिंग करती है, या तो एयर यानी जिस हवा में वो आसमान में उड़ती है। तो दो फ्रेंड्स कौन है उसकी? स्ट्रीम यानी कि रिवर या लेक या वाटर, ये वाटर की बात हो रही है जिसमें वो स्विमिंग करती है, यस। एयर जहां पे वो क्या करती है? फ्लाई करती है जब उसका मन करता है, यस। बोथ ए एंड बी दोनों, यस, ए एंड बी दोनों की बात हो रही है। डी नोबडी यानी कोई भी नहीं, तो ऐसा तो कोई भी उसका फ्रेंड नहीं है, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है पोम में। तो बेसिकली आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी, यानी कि स्वॉन की जो फ्रेंड्स है वो स्ट्रीम एंड एयर दोनों हैं, यानी वो पानी जिसमें वो तैरती है और वो हवा जिसमें वो उड़ती है। इससे क्या दर्शा रहे हैं पोएट? यहाँ पे दर्शा रहे हैं फ्रीडम यानी कि आजादी जो स्वॉन के पास है कि जब उसका मन करे वो स्ट्रीम में यानी वाटर में स्विम करेगी और जब उसका मर्जी करेगी वो हवा में उड़ेगी। ये फ्रीडम आज 19 साल बाद, क्योंकि ढलती उम्र हो चुकी है, उम्र इतनी बूढ़ी हो गई है पोएट की, ये फ्रीडम अब पोएट के पास नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें देख के उनका दिल काफी ज्यादा सोर यानी पेन से भर जाता है। नेक्स्ट, व्हाट डज रशेस मीन इन द पोम? पोम में एक वर्ड यूज हुआ है रशेस, इसका मीनिंग क्या है? तो बेसिकली रशेस जो होती है ना वो पानी के पास या झील के किनारे बड़ी बड़ी ऐसे लॉन्ग ग्रीन कलर की ग्रास होती है। यूजुअली जो स्वॉन्स होते हैं, जो हंस होते हैं, वो इन रशेस में यानी कि इन बड़ी बड़ी घास में अपना घोंसला, अपना नेस्ट बनाते हैं। ओके, तो ये रशेस क्या होता है? ऑप्शंस हैं, अ टाइप ऑफ टॉल ग्रास दैट ग्रोज नियर वाटर, एक लंबी सी ग्रास जो वाटर के पास ग्रो होती है, यस। रश का मतलब एक चीज होता है कि रश करो यानी हरी अप, जल्दी करो, लेकिन क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है? व्हाट डज रशेस मीन इन द पोम? पोम में जो वर्ड रशेस यूज हुआ है, पोम में क्या मीनिंग निकाला गया है उसका हमें वो बताना है। तो हरी अप यानी जल्दी करो, ये भी एक मीनिंग है रशेस का, एक सिनोनिम है रश का, लेकिन पोम में जो रश यूज हुआ है वो ये रश यूज हुआ है, ये रश नहीं। तो रन वेरी फास्ट, जल्दी तेज भागना, तो यस रश करना यानी जल्दी भागो, ये भी एक सही मीनिंग निकल सकता है, लेकिन पोम के हिसाब से सही नहीं है। नन ऑफ द अबव यानी इनमें से कोई नहीं, तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमें हमारा आंसर मिल गया है विच इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ एंजाइटी अराइजेस इन द पोएट्स माइंड? एंजाइटी का मतलब क्या होता है? टेंशन या फिर वरी, किसी चीज की चिंता। तो क्वेश्चन है कि किस तरीके की एंजाइटी यानी किस तरीके की टेंशन और वरी पोएट के माइंड में अराइज हो रही है यानी कि आ रही है। तो पोएट के माइंड में कहीं ना कहीं ये टेंशन आती है, ये झील के किनारे इतनी ब्यूटीफुल स्वॉन्स को देख के, इतनी नेचर की सुंदरता देख के उनको ऐसा लगता है कि मैं कितना लकी हूँ कि मैं अपनी आंखों के सामने इतनी ब्यूटीफुल स्वॉन्स, हंसों को देख पा रहा हूँ। क्या कभी ऐसा तो नहीं होगा कि मैं सोकर उठूं और मैं बाहर आके देखूं तो ये स्वॉन्स यहाँ से गायब हो चुकी होंगी, यानी यहाँ से कहीं जाके कहीं और रहने लगे, अपने रहने का जगह, अपना ठिकाना बदल दें? कहीं ऐसा तो नहीं होगा। तो इस तरीके की टेंशन और तकलीफ और वरी जो है वो पोएट के माइंड में आती है। तो आप ऑप्शंस है, एंजाइटी ऑफ अप्रोचिंग डेथ, क्या पोएट के मन में ये एंजाइटी, ये टेंशन है कि मैं बूढ़ा हो रहा हूं तो मेरी डेथ कभी भी अप्रोच हो सकती है यानी मुझे कभी भी मौत आ सकती है? तो ऐसा तो डर उनको कभी नहीं था, उनको दुख जरूर होता था कि मैं बूढ़ा हो गया हूं, लेकिन अपनी डेथ आने का उनको कोई डर या टेंशन नहीं था। एंजाइटी ऑफ स्वॉन्स, व्हाट इफ दे फ्लाई अवे फ्रॉम हियर समडे,
क्या उनको स्वॉन्स की एंजाइटी थी, उसकी टेंशन थी कि क्या कभी ऐसा तो नहीं होगा कि वो किसी दिन समडे यहाँ से फ्लाई अवे यानी उड़ के कहीं और चली जाए, कहीं और रहने लगे और मेरा ये खूबसूरत नज़ारा मुझसे दूर छिन जाए। यस, ये एक टेंशन उनके माइंड में थी। एंजाइटी ऑफ नॉट एबल टू काउंट स्वॉन्स प्रॉपरली, क्या उनके अंदर ये एंजाइटी थी कि मैं पहली बार में स्वॉन्स अच्छे से काउंट नहीं कर पाया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। वो तो फन के लिए वहां खड़े होते काउंट कर रहे थे और फिर सेकंड टाइम में तो उन्होंने पूरी 59 स्वॉन्स काउंट भी करी थी। ऑल ऑफ द अबव, सारे ऑप्शन। तो सारे ऑप्शन तो हो नहीं सकते क्योंकि हमें हमारा आंसर मिल गया है विच इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंस आई फर्स्ट मेड माई काउंट विच पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड इन द लाइन। ये जो लाइन है ये आपकी पोम में लाइन यूज हुई है सिंस आई फर्स्ट मेड माई काउंट, कि पहली बार जब मैंने अपना काउंट करने स्टार्ट की थी सारी स्वॉन्स, ये वो लाइन है। इस लाइन में कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है? तो ऑप्शंस हैं ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन वो पोएटिक डिवाइस होता है जिसमें दो ऑपोजिट वर्ड्स एक साथ एक ही लाइन में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया नियर फार, यानी पास में और दूर, तो नियर एंड फार ये दो ऑपोजिट वर्ड्स हैं जो एक ही लाइन में एक साथ यूज हुए। क्या यहाँ पर कहीं भी आपको ऐसा दिखाई दे रहा है कि दो ऑपोजिट वर्ड्स एक साथ यूज हुए? नहीं हुए। दैट मीन्स ऑक्सीमोरॉन नाम का ये लिटरेरी डिवाइस, पोएटिक डिवाइस यहाँ यूज नहीं हुआ है। ऑप्शन नंबर बी है हाइपरबोल। हाइपरबोल का मतलब होता है एग्जैजरेशन, यानी कोई चीज बढ़ा चढ़ा के बोलना। जब किसी लाइन में आप कोई चीज बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलते हो किसी नॉर्मल सी चीज के बारे में, तो यानी कि आप उस लाइन को एग्जैजरेट कर रहे हो ताकि उस लाइन की इंपॉर्टेंस दिखे कि ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आपने इसमें बहुत बड़ा चढ़ा के बोला है। अब इसमें सिंपल ये लिखा है कि सिंस आई फर्स्ट मेड माई काउंट, यानी पहली बार जब मैंने काउंट की थी 19 साल पहले वो स्वॉन्स, तो इसमें कोई बड़ा चढ़ा के वाली तो बात है नहीं। दैट मीन्स हाइपरबोल नाम का भी यहाँ पर पोएटिक डिवाइस यूज नहीं हुआ है। सी है ऑलिट्रेशन। ऑलिट्रेशन वो पोएटिक डिवाइस होता है जिसमें फॉर एग्जाम्पल जैसे वावल्स होते हैं तो ए ई आई ओ यू, ये सारे होते हैं वावल्स। इन 5 वावल्स को छोड़ के जितने भी लेटर्स होते हैं जैसे बी सी डी एफ जी, ये सारे होते हैं कॉन्सोनेंट्स। जब किसी एक लाइन में दो शब्द या दो से ज्यादा शब्द एक साथ हैं और उनके पहले लेटर कॉन्सोनेंट साउंड के हैं, तो दैट मीन्स उस लाइन में ऑलिट्रेशन नाम का पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है। तो हम चेक करते हैं इस लाइन में, तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि मेड माय ये दो ऐसे शब्द साथ में लिखे गए हैं जिनके पहले लेटर्स हैं एम, ये रहा एम और यहाँ भी ये रहा एम, और दोनों ही क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड है। दैट मीन्स इस लाइन में ऑलिट्रेशन यूज करा गया है। ऑप्शन नंबर डी पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन वो पोएटिक डिवाइस होता है जिसमें एक नॉन लिविंग थिंग को आप कनेक्ट करते हो किसी ह्यूमन क्वालिटी से। तो आई डोंट थिंक सो कि इस लाइन में कुछ भी नॉन लिविंग चीज को कंपेयर करा है हमने किसी ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी से। यहाँ तो सिंपल लिखा है कि जब पहली बार मैंने काउंट की थी वो स्वॉन्स, तो पर्सोनिफिकेशन भी यहाँ पे यूज नहीं हुआ है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी ऑलिट्रेशन इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। So children, here we come to the end of this session. I hope आपको सारे MCQs अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप चाहें तो हमारे वीडियोस YouTube पर भी देख सकते हैं, वहाँ ना मिले तो आप हमारी वेबसाइट पे जाइए which is magnetbrains.com। जैसे आप वेबसाइट पे विजिट करेंगे इस तरीके का एक पेज आपके सामने आएगा जहाँ पे फ्लेमिंगो, विस्टास, कलाइडोस्कोप सबके ऑप्शन सेपरेटली गिवन है। फॉर एग्जाम्पल आपको कलाइडोस्कोप की कुछ वीडियोस देखनी है तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक करिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने लिस्ट ऑफ वीडियोस आ जाएंगे जो हमने प्रेजेंट करके रखी है। फॉर एग्जाम्पल चैप्टर 1 की मुझे वीडियो देखनी है तो मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूंगी और मेरा वीडियो आपके सामने फिर इस तरीके से प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। सो आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि अगर यूट्यूब पे इजिली वीडियोज नहीं मिल रही है तो कैसे इजिली आप वेबसाइट से एक्सेस कर सकते हो। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर यूट्यूब चैनल। तब तक लिए बाय बाय एंड टेक केयर।